जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित राजपूत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी बढ़िया होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस क्लास में इस समय हम तीसरे चैप्टर के कुमार मित्तल की किताब से सवाल लगा रहे हैं, जिसमें कल तक की क्लास में हमने 27 नंबर तक के सवाल हल कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम 28 नंबर से आगे के सवाल देखेंगे और आज ही की क्लास में हम इन न्यूमेरिकल्स को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो जो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी वो आपको अगले चैप्टर की शुरुआत हो जाएगी, उसमें संधारित्र तथा परावैद्युत की। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं आज अपनी क्लास की ओर। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन 28 नंबर ये रहा हमारी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है? दो प्रोटॉनों के बीच की दो प्रोटॉनों के बीच की जो दूरी है वो हमें दे रखी है 1 × 10⁻⁻⁻ मीटर है। यदि उन्हें मुक्त कर दिया जाए तो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाने पर प्रत्येक की गतिज ऊर्जा क्या होगी? यदि प्रोटॉन को स्थिर रखकर केवल दूसरे यदि एक प्रो यहाँ पर लिख देना आप लोग। यदि एक प्रोटॉन को स्थिर रखकर केवल दूसरे को मुक्त किया जाए तब उनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए कि प्रोटॉन दे रखे हैं, तो प्रोटॉन के ऊपर आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है। प्रोटॉन कैसा होता है? धनात्मक। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग यही लिख लें, प्रोटॉन पर आवेश या प्रोटॉन का आवेश QP बराबर क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। अब क्या कह रहा है? दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी जो हमें दे रखी है, मान लेते एक प्रोटॉन यहाँ पर रखा ए बिंदु पर, दूसरा क्या रखा बी बिंदु पर। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमें दे रखी 1 × 10⁻⁻10 मीटर, यानी 1 एंगस्ट्रॉम है। और कह रहा है कि यहाँ पर भी प्रोटॉन है तो यहाँ पे QP लिख देना और यहाँ पर भी QP लिख देना। यदि उन्हें मुक्त कर दिया जाए तो वे एक दूसरे से बहुत दूर हो जाने पर, इस समय जब मतलब मुक्त नहीं हुए हैं, यानी मुक्त होने से पहले ये दोनों आपस में एक निश्चित दूरी पर रखे हुए हैं। निश्चित दूरी पर कैसे रख सकते हैं? मतलब प्रोटॉन और प्रोटॉन दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव कण हैं। एक दूसरे के पास अगर कहीं पर निश्चित दूरी पर रखे हैं तो ये किसी ना किसी बल द्वारा बंधे होंगे। और वो बल कौन सा है? इन दो प्रोटॉनों को बांधने के लिए नाभिक के अंदर कौन सा बल लगता है? नाभिकीय बल लगता है। और नाभिकीय बल क्या कैसे लगेगा? कूलाम के नियम के अनुसार उनके ऊपर नाभिकीय बल लगता है। तो जब उनके ऊपर बल लग रहा है तो वो उस बल को लगाने के लिए उन पर क्या किया गया होगा? कोई ना कोई कार्य। वो कार्य ही इन दोनों प्रोटॉनों को बांधे हुए है। अगर इन प्रोटॉनों को एक दूसरे से अलग होना है, यानी दूर दूर होंगे, तो जो वो कार्य किया गया होगा, यानी जो स्थितिज ऊर्जा होगी इन दो प्रोटॉनों की स्थिर अवस्था में, यानी जब ये रुके हुए हैं एक दूसरे के पास स्थित हैं, तो इनकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो दोनों प्रोटॉनों को जब ये अलग अलग होंगे तो बराबर बराबर मात्रा में गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाएगी और दोनों दूर दूर हो जाएंगे। तो क्या लिख सबसे पहले इनकी स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं दोनों प्रोटॉनों की स्थितिज स्थितिज ऊर्जा। अब सूत्र कौन सा लग जाएगा? U बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे r से। यहां से जब हम इसे लगाएंगे तो यहां से देखो U इक्वल टू क्या आएगा? 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻⁹ 9 Q1 और Q2 दोनों बराबर बराबर हैं, तो QP² बटे क्या हो जाएगा? r। तो यहां से U बराबर 9 × 10⁻⁹ Q की जगह पे 1.6 × 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर बटे पूरे की जो दूरी दे रखी है वो है 1 × 10⁻⁻10। तो यहाँ से जब इसे हम और आगे हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कि U इक्वल टू, अब यहाँ से देखो 10⁻⁻10 ऊपर जाएंगे और 19 दूनी 38, यहाँ माइनस की 38 है, 10 ये और 9 ये, तो 19 प्लस की है माइनस की 38, तो 19 बचेंगी। तो 1.6 गुणे 9 गुणे 10⁻⁻19 या U बराबर 16 निम्मा 144। तो यहाँ से वो इसमें यहाँ पर 16 का वर्ग और हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर होगा 2.56 गुणे 9 गुणे 10⁻⁻19।
जब इसे और आगे हल करेंगे तो 9 छक्का 54, 9 पना 45 और 5 कितने हो जाएंगे 49, और हासिल 4, 9 दूनी 18 और 4 22। तो 9 छक्के 54, 9 पना 45 और 5, सॉरी 9 छक्के 54 की 4, 9 पना 45 और 5 50, हासिल 5, 9 दूनी 18 और 5 23, दशमलव 04 × 10⁻⁻⁰ या u बराबर 2.304 × 10⁻⁻⁰ यहाँ से कितने अंक हमने बढ़ाई, एक अंक, तो यहाँ 10⁻⁻18 जूल। तो इन दोनों प्रोटॉनों को जो ऊर्जा बांधे हुए है वो कितनी ऊर्जा है, 2.304 2.304 × 10⁻⁻⁸ जूल। अब सवाल के अनुसार क्या कह रहा है, दोनों यदि उन्हें मुक्त कर दिया जाए तो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाने पर, अब इन्हें क्या कर रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं हम, तो मुक्त करेंगे तो यही स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, दोनों प्रोटॉनों पर अलग अलग गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोटॉनों को मुक्त करने पर या प्रोटॉनों के मुक्त होने पर संपूर्ण गतिज ऊर्जा, संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा, संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा दोनों प्रोटॉनों को, संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा दोनों प्रोटॉनों को, दोनों प्रोटॉनों को आधी 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 प्राप्त हो जाएगी, प्राप्त हो, दोनों प्रोटॉनों को आधी आधी गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाएगी। यहां पर क्या लिखेंगे, आधी आधी गतिज ऊर्जा के रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाएगी। तो यहां से क्या होगा, मतलब k बराबर, या पहले प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा बराबर K2 बराबर क्या, K1 बराबर K2 बराबर U/2, तो इम्प्लाइज K1 बराबर K2 बराबर कितना हो जाएगा, U का मान दे रखा 2.04 × 10⁻⁻18 और पूरे के बटे 2। तो यहाँ से पहले प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा बराबर होगी दूसरे प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा, तो 2 एकम 2, यहाँ से भाग खाई की 0, कितनी हो जाएगी, इसका आंसर आप लोगों को कितना दे रखा है, 28। हाँ, 2 एकम 2 और यहाँ पे 2 एकम 2 बचा कितना, 1 2 पंचे 10 गुणन 10⁻⁻18 जूल, यानी प्रत्येक प्रोटॉन को कितनी कितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, 1.15 गुणन 10⁻⁻18 जूल। अब आगे सवाल क्या कह रहा है, आगे सवाल हमसे कह रहा है कि यदि एक प्रोटॉन को स्थिर रखकर दूसरे को मुक्त किया जाए तो जो संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, उसी प्रोटॉन को प्रदान हो जाएगी गतिज ऊर्जा के रूप में जिसे मुक्त किया गया है। तो यदि आगे क्या है, यदि एक प्रोटॉन को, यदि एक प्रोटॉन को, एक प्रोटॉन को स्थिर रखकर, स्थिर रख कर केवल दूसरे को, दूसरे को मुक्त किया जाए तो संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा, तो संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा उसे गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाएगी, उसे गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाएगी। तो यहां से क्या हो जाएगा, k बराबर कितनी हो जाएगी, इतनी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 2.304, 2.304 गुणन 10⁻⁻18 जूल। तो संपूर्ण गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 2.304 गुणन 10⁻⁻18 जूल। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पर। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला सवाल है हमारा 29 नंबर, क्या कह रहा है, देखो, +q +2q +4q कूलाम के आवेशों को
कूलाम के आवेशों को ए मीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखने में कितना कार्य करना होगा? निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो मान लेते हैं क्या रहा, ये कोई समबाहु त्रिभुज रहा, इसकी तीनों भुजाएं कितने कितने मीटर की हैं? ए मीटर की ये भी है, इसे लिख देना ए मीटर। ऐसे ही ए मीटर की ये भी है, ए मीटर, ए मीटर। और ऐसे ही ये भी, तो इसे ए कह देना, इसे वी कह देना, इसे सी कह देना। यहाँ पर मान लेते हैं प्लस क्यू रखा हुआ है, यहाँ पर प्लस 2q रखा हुआ है, यहाँ पर प्लस का 4q रखा हुआ है आवेश। आगे कह रहा है कि इस एक समबाहु त्रिभुज को के कोनों पर रखने में कितना कार्य करना होगा। तो जिन आवेशों को समबाहु त्रिभुज के कोनों में रखने में कितना कार्य करना होगा, सेम उतना ही जितना इनकी स्थितिज ऊर्जा होगी। और ये कार्य ही इसमें क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो इनसे क्या निकाल देंगे, यहाँ से इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, वही क्या होगी, उस कार्य के बराबर होगी। तो बस यहाँ से निकाल देते हैं इनकी स्थितिज ऊर्जा। तो आवेशों के निकाय, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा स्मॉल यू बराबर, हमने आपको सूत्र पढ़ाया था निकाय की स्थितिज ऊर्जा के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हर जगह से कॉमन ले लिया था। और सूत्र पढ़ाया था Q1 इंटू Q2 बटे क्या पढ़ाया था, स्मॉल r1। इसी प्रकार Q2 इंटू Q3 बटे R2 प्लस Q3 इंटू Q1 बटे R3। तो यहाँ से बस यही सूत्र आप लोग लगा दीजिए और यहाँ से निकल आएगा। तो जो कार्य होगा वो इसी ऊर्जा के बराबर ही होगा। तो यहाँ से U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁻⁹। देखो Q1 की जगह हमें क्या दे रखा है, Q। Q2 की जगह हमें कितना दे रखा है, 2Q। और R1 ये वाली दूरी है, तो R1 बराबर, इन दूरियों को हम माने भी दे रहे हैं, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज ना होना। यहाँ पर लिख देने हैं स्मॉल r1 बराबर ए मीटर, इसे मान लेना। और इसे R2 बराबर ए मीटर, और ये R3 बराबर ए मीटर, या हम लिख दे रहे हैं ए मीटर। अब ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस, अगला देखो यहाँ पर क्या होगा जाके, प्लस अगला है Q इंटू 4Q, तो Q 2Q इंटू 4Q बटे कितना हो जाएगा आके A, और प्लस यहाँ पर 4Q इंटू Q बटे क्या होगा A। तो जब इसे हम और आगे हल करेंगे तो U बराबर क्या आएगा, 9 × 10⁻⁹ गुणे Q इंटू Q को क्या लिख किया, यहाँ से Q स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 2Q² बटे A प्लस 4 × 2 = 8Q² बटे A, और प्लस 4Q² बटे A। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 और 4 14, और हमें आंसर क्या प्राप्त हो जाए, इसको या तो उसी फॉर्म में बदल देते पहला जैसा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, जब इन्हें हम जोड़ेंगे तो आएगा 14Q² बटे स्मॉल a, क्योंकि एलसीएम सेम है। तो इन निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 14Q² बटे ए जूल। और यही जो ऊर्जा होगी, वो यही जो कार्य होगा, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा इसी के अंदर। तो कार्य और ऊर्जा ये दोनों क्या होंगे, बराबर। किस तरह, कार्य ऊर्जा प्रमेय से, और कार्य ऊर्जा प्रमेय कल वाली क्लास में हमने आपको बताई थी। तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, बराबर बराबर। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट कर लीजिए। अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगला सवाल है 30 नंबर। 30 नंबर का चित्र हम बनाए दे रहे हैं आप लोगों के लिए, तो चित्र दिया गया है इसमें। -Q + Q + Q,
यहाँ पर रखा हुआ है माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू और यहाँ पर भी प्लस क्यू रखा हुआ है। दोनों की दूरियां, इसकी जो दूरी है वो ए है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और ऊपर वाली जो दूरियां हैं ये दे रखी है 2a, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और ये वाली भी दूरी दे रखी है हमें 2a, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी। बस कह रहा है निकाय, दिए गए आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, जैसे पिछला वाला लगाया वैसे ही लगा दे रहे, स्थितिज ऊर्जा, इसे डैश करके U बराबर, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसे मान लेना आप लोग Q1, इसे मान लेना Q2 बराबर, यहाँ पर रुक जाओ, यहाँ पर लिख देना इसे Q2 बराबर Q, और इसे देख लिख देना Q3, Q3 इक्वल टू माइनस का Q। अपनी तरफ से हमने मान लिया सवाल को इजीली सॉल्व करने के। इसे आप लोग R1 कर देना, इसे R2 कर देना, इसे R3, बस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा Q1 Q2 बटे R1 प्लस Q2 Q3 बटे R2 और प्लस Q3 और Q1 बटे R3। तो यहाँ से जब इसे आगे हल करेंगे हम लोग, तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन ही रखेंगे हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, जब हम इसे हल करेंगे तो Q1 और Q2 Q Q है, तो Q बटे Q एंड अपॉन A की जगह पे हो जाएगा R की जगह पे A, प्लस यहाँ पर Q2 का मान है प्लस का Q और Q3 का मान है माइनस का Q बटे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a, इसी प्रकार प्लस Q3 की जगह पे है माइनस का Q इंटू Q बटे, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2a। जब हम इसे और आगे हल करेंगे तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, तो यहाँ से जब हम इसे हल करेंगे तो क्यू स्क्वायर बटे ए और माइनस, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 2a और माइनस क्यू स्क्वायर बटे 2a। जब हम इसे और आगे हल करेंगे तो u बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ क्यू स्क्वायर बटे ए हो जाएगा माइनस, इन दोनों के बीच क्या है एलसीएम समान है, यानी इनके हर जो है वो समान है, तो अंश क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर बटे 2a। तो यहाँ से जब हम 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से u बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में बचेगा क्यू स्क्वायर बटे ए माइनस क्यू स्क्वायर बटे ए, तो जे आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो u बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 0, तो u बराबर हमें क्या प्राप्त होगा 0, यानी इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी शून्य। आवेशों के इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा हमें कितनी प्राप्त होगी जाके शून्य प्राप्त होगी जाके। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। इस सवाल में कुछ भी नहीं था, जो पिछला सवाल जैसे हमने हल किया था बिल्कुल डिट्टो सेम उसी तरीके से हल किया है, केवल यहाँ क्या रखने थे मान रखने थे और इसका बीजगणितीय तरीके से हल करना था और सीधा इसमें कुछ नहीं करना था। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आप नोट कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है 31 नंबर हमारी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है देखो, विभव मापी के 10 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। तो विभव मापी के जो तार की लंबाई हमें दे रखी है 10 मीटर दे रखी है, इसे कभी कभी हम स्मॉल डी भी लिखेंगे या स्मॉल एल भी लिखेंगे। तो अभी तो हम इस चैप्टर में स्मॉल डी ज्यादातर यूज करेंगे, लेकिन जब हम विभव मापी वाला चैप्टर यानी वैद्युत चालन पढ़ाएंगे आपको, तब हम वहाँ स्मॉल एल भी लिखेंगे या कहीं कहीं कैपिटल एल भी लिखेंगे, तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो 10 मीटर लंबाई दे रखी है, तार के सिरों के बीच V बराबर वोल्टेज जो हमें दे रखा है 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। तार में विभव प्रवणता होती है कैपिटल के का मान हमसे पूछा गया है। विभव प्रवणता हमने आपको बताई थी, यहाँ पर अभी विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध पढ़ाया था तो वही बताई थी हमने। तो विभव प्रवणता क्या होता है, V बराबर होती है के एल,
विभव प्रवणता V बराबर क्या होती के एल से। तो बस इसी सूत्र से हम लोग लगा देंगे के एल से, के बराबर V अपॉन एल हो जाएगा यहाँ से। तो विभव प्रवणता की हमने परिभाषा भी आपको बताई थी, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। दूरी के सापेक्ष, ये नीचे क्या लिख रखी है हमने, दूरी, दूरी के सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब बटे में कोई चीज लिखी होती है, तो दूरी के सापेक्ष विभव में पतन की दर को, दूरी के सापेक्ष विभव में पतन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया सूत्र, यानी वैद्युत विभवांतर में दूरी के सापेक्ष जो परिवर्तन आएगा उसे क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। तो यहाँ से के बराबर बी अपॉन स्मॉल एल हो जाएगा। के बराबर बी का मान है 1/10, तो जब इसे हल करेंगे तो आएगा 0.1। अब इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। यही मात्रक किसका भी होता है, ये मात्रक हम आपको और पढ़ा चुके हैं, तो आप लोगों को याद होना चाहिए। ये मात्रक किसका होता है, वैद्युत क्षेत्र का। वैद्युत क्षेत्र में भी क्या होता है, ई बराबर वी अपॉन डी या ई बराबर वी अपॉन एल हो जाएगा, दोनों ही चीजें होती हैं। तो आप लोग ये सवाल नोट कर लीजिए, बस इतना ही सा था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल 32 नंबर है। एक कूलिज नलिका के कैथोड व एनोड के बीच का विभवांतर 200 केवी है। कैथोड, हाँ, व एनोड के बीच का विभवांतर 200 केवी। तो V बराबर 200 केबी, और केबी का मतलब क्या होगा, यहाँ पर के स्मॉल है यहाँ पर और V बड़ी है, तो केबी का मतलब है V बराबर 200 किलोवाट। तो 200 गुणे 10 की घात 3 वोल्ट। तो यहाँ से V बराबर जो आएगा 2 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट। तो जब हम इस आगे पढ़ेंगे सवाल क्या लिखा, तथा उनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। जो कूलिज नलिका में कैथोड और एनोड के बीच की दूरी यानी स्मॉल डी बराबर कितना दे रखा हमें, 20 सेंटीमीटर। कितना दे रखा, 20 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है नलिका में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। तो नलिका में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र बराबर हमने पढ़ाया है आपको, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई बराबर V अपॉन डी से, विभव प्रवणता वाले संबंध से ही हमने ये बात लिखी है। तो E बराबर हो जाएगा यहाँ पर, E बराबर V अपॉन डी। V का मान हमें यहाँ पर दे रखा है 2 गुणे 10 की घात 5 बटे डी का मान हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात माइनस का 1। सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, तो यहाँ से माइनस की 1 घात ऊपर जाएगी, 2 से 2 कट जाएंगे, तो 10 की घात 6 वोल्ट प्रति मीटर। क्या हो जाएगा, 10 की घात 6 वोल्ट प्रति मीटर। कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसके अंदर, 10 की घात 6 वोल्ट प्रति मीटर। या इसे आपकी किताब में जो आंसर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अगर लिखना चाहें तो 10 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर। दोनों ही आंसर हमारे क्या है, सही है। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल से सवाल हैं, छोटे छोटे सूत्रों के ऊपर आधारित हैं, तो आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे अगर आप लोगों ने थ्योरी को मन लगा के पढ़ा होगा। नहीं पढ़ी है तो चैनल के ऊपर हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाके पहले आप लोग थ्योरी मन लगा के पढ़िए, उनसे नोट्स बनाइए, उसके बाद यहाँ क्लास में वापस आइए और यहाँ पर न्यूमेरिकल्स को लगाइए और इसकी भी एक कॉपी बनाते चलिए, जो बाद में आप लोगों को बार बार वीडियो ना देखने पड़े, और रिवाइज भी करते रहा करिए न्यूमेरिकल्स को, जिससे कि आपको ये स्ट्रांग हो सके। जितनी बार आप इन्हें लगाएंगे उतना ही ज्यादा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे और आपको उतने ही कम नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, और जितने न्यूमेरिकल्स स्ट्रांग होंगे आपके नंबर भी उतने ही अच्छे आएंगे। न्यूमेरिकल्स मैक्सिमम पूछे जाते हैं पेपर में, तो इसलिए न्यूमेरिकल्स पे खूब फोकस करिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला सवाल है 33 नंबर हमारे सामने, क्या कह रहा है, 3 गुणे 10 की घात माइनस 8 कूलाम के एक वैद्युत आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में इतने जूल कार्य करना पड़ता है। यदि इन बिंदुओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो हमें Q बराबर दे रखा है 3.0 गुणे 10 की घात माइनस की 8 कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में W बराबर हमें कार्य कितना करना पड़ता है, 3.24 गुणे 10 की घात माइनस के 4
जूल कार्य करना पड़ता है। यदि इन बिंदुओं के बीच की दूरी स्मॉल डी बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालेंगे, इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। तो आवेश को, स्मॉल क्यू आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने पर उन दो बिंदुओं के बीच, उन दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर यानी विभव में अंतर, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर W अपॉन क्यू से। तो यहां से लगा देंगे V बराबर W का मान हमें दे रखा है 3.24 गुणे 10 की घात माइनस के 4 बटे Q का मान है 3 गुणे 10 की घात माइनस के 8। जब इसे हम हल करेंगे तो 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, भाग खाएगी 0, 3 8 24। तो V बराबर 1.08 गुणे 10 की घात माइनस के 8, ऊपर जाएं तो -4 + 8, तो V बराबर जो आएगा जाके 1.08 गुणे 10 की घात 4 वोल्ट। इतना विभवांतर हमें प्राप्त हो जाएगा उन दो बिंदुओं के बीच। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी हमने सूत्र बताया था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई बराबर अभी हमने सूत्र बताया था V अपॉन डी सी। तो यहां से लगाएंगे जब हम इसे, E बराबर V का मान कितना है 1.08 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के वो प्लस के 4 बटे D का मान है 12 गुणे 10 की घात माइनस के 2। जब इसे हम हल करेंगे तो 12 निम्मा 108। तो यहाँ से E बराबर आ जाएगा, यहाँ 09 लिखना, सॉरी 0.09 इंटू, अब यहाँ से पावर ऊपर चली जाएंगे तो 0.09 इंटू 10 टू दी पावर 6 हो जाएंगे, या E बराबर 9 गुणे 10 की घात 4 वोल्ट प्रति मीटर। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुणे 10 की घात 4 वोल्ट प्रति मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो सबसे पहले देखो हमसे क्या कहा था कि एक इतने कूलाम के वैद्युत आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को स्थानांतरित करने में जो कार्य होगा वो हमने आप लोगों को बताया था, W बराबर Q डेल्टा B से होता है। तो यहां से हम डेल्टा B क्या होता है, उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, ये हमने वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से आपको बताया था। इसी की तुलना हमने किससे की थी, कार्य ऊर्जा प्रमेय से। तो यहाँ से सबसे पहले आप लोग उन दो बिंदुओं के बीच का क्या निकालेंगे, विभवांतर। तो जैसे ही विभवांतर हमें पता चल जाएगा, दूरी हमें सवाल में दे रखी है उन दो बिंदुओं के बीच की या प्लेटों के बीच की, जो कुछ भी यहाँ दे रखा है, तो बस वहां से हम क्या लगाएंगे, E बराबर V अपॉन डी से। ये कहाँ से लाए थे हम, विभव प्रवणता तथा वैद्युत विभवांतर में संबंध से हमने वैद्युत क्षेत्र का ये सूत्र निकाला, तो वहीं से हमने क्या लगा दिया ये सूत्र, और आंसर हमारा आ गया E बराबर 9 गुणे 10 की घात 4 वोल्ट प्रति मीटर। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ आया होगा, नोट कर लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अगला सवाल हमें दे रखा है, अगला सवाल है, धातु की दो समतल प्लेटें 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, इन्हें 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। इन प्लेटों के बीच एक प्रोटॉन जिसका आवेश इतने कूलाम स्थित है। तो देखो धातु की दो समतल प्लेटों के बीच की जो दूरी हमें दे रखी है, यानी स्मॉल d बराबर हमें दे रखा है, क्या कह रहा है, धातु की दो समतल प्लेटें यानी स्मॉल d बराबर 2 सेंटीमीटर दे रखा है हमें। उसके बाद आगे कह रहा है कि यदि इन्हें 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, V बराबर कह रहा है 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। इन प्लेटों के बीच एक प्रोटॉन जिसका आवेश Q बराबर हमें दे रखा है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 कूलाम है। दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E बराबर हमसे पूछा गया है
प्रोटॉन पर न्यूटन में बल ज्ञात कीजिए, यानी एफ बराबर हमसे पूछा गया है। और दूसरा पॉइंट तो ये हो गया, क्या दोनों प्लेटों के बीच भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रोटॉन भिन्न भिन्न बलों का अनुभव करेगा। तो ये तीसरा जो सवाल है वो मतलब थ्योरेटिकल है, तो इसके लिए हम पहले इन दो पॉइंटों को हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखो V दे रखा और D दे रखी, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे करके लिखना, धातु की दो समतल प्लेटों के बीच, धातु की दो समतल प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या हो जाएगी, यहां से E बराबर वही सूत्र हमने जो अभी बताया था पीछे वाली स्लाइड पर, V अपॉन स्मॉल डी से। तो बस यहाँ से E बराबर 1000 बटे स्मॉल डी का मान हमें यहाँ कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻² 2। जब यहाँ से इसको भाग देंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 500। तो E बराबर 500 × 10⁻², या E बराबर 5 × 10⁻⁴ वोल्ट प्रति मीटर। कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, E बराबर 5 × 10⁻⁴ वोल्ट प्रति मीटर। अब प्लेटों के बीच में क्या है, एक प्रोटॉन स्थित है। प्रोटॉन कैसा है, एक आवेशित कण है, और प्लेटों के बीच में समस्त स्थान में वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, एक समान होगा। तो प्रोटॉन के ऊपर क्या कार्य करेगा, एक वैद्युत बल कार्य करेगा। तो यहां से क्या निकालेंगे, प्रोटॉन पर बल। अब प्लेटों के बीच स्थित प्रोटॉन पर बल, प्लेटों के बीच स्थित प्रोटॉन पर वैद्युत बल, वैद्युत बल, यहां से F बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू E, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र क्या है, एक समान, तो F बराबर Q E से। तो यहां से जब हम इसे लगाएंगे तो F बराबर Q का मान 1.6 × 10⁻⁴ 19 E का मान हमने अभी निकाला ही है 5 × 10⁻⁴। तो यहाँ से जब हम इसे हल करेंगे तो 16 पंचे 80, 8.0 इंटू यहाँ से 4 घातें कम हो जाएंगी -15 न्यूटन। कितना बल लग रहा होगा प्रोटॉन के ऊपर, 8 × 10⁻⁻⁻15 न्यूटन। अब यहाँ पर हमसे तीसरा भी पॉइंट पूछा गया, ये तो दूसरा वाला पॉइंट हो गया हमारा यहाँ, और ये रहा हमारा पहला वाला पॉइंट का आंसर। अब हमसे क्या पूछा गया, तीसरे पॉइंट में कह रहा है क्या अगर प्रोटॉन को दोनों प्लेटों के बीच भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रोटॉन पर भिन्न भिन्न बल लगेगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो एक समान होगा। तो आप लोग नीचे लिख देंगे, चूंकि प्लेटों के बीच प्रत्येक स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का मान एक समान है, अतः प्रोटॉन पर अब प्रत्येक जगह पर समान बल कार्य करेगा। यहाँ पर आप लोग आंसर में लिख दीजिएगा, चूंकि प्लेटों के बीच समस्त स्थान में वैद्युत क्षेत्र का मान एक समान है, अतः प्रोटॉन के ऊपर समस्त जगहों पर एक समान बल कार्य करेगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल नोट कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या 34-35 नंबर है। क्या कह रहा है अगला सवाल, दो क्षैतिज समांतर प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। स्मॉल डी बराबर यहाँ पर भी हमें कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर दे रखा है। कह रहा है उनके बीच विभवांतर 120 वोल्ट है। V बराबर हमें दे रखा है 120 वोल्ट। कह रहा है आगे गणना कीजिए प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। E बराबर हमसे पूछा गया है प्लेटों के बीच गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल। तो यहाँ से QE बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक ले जाने में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में वृद्धि, ये ऊर्जा हमसे पूछी गई है। तो बस यहाँ से क्या निकालेंगे, सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या क्षैतिज प्लेटों के बीच जो अभी लगाया था, क्षैतिज प्लेटों के बीच, क्षैतिज प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षैतिज प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन स्मॉल डी से।
तो यहां से जब हम इसे और आगे हल करेंगे तो ई बराबर वी का मान कितना है 120/2 गुणन 10⁻²। तो ई बराबर जब हम इसे हल करेंगे तो 60 ऊपर चले जाएंगे तो 60 गुणन 10⁻², ऊपर आए तो प्लस के हो गए तो ई बराबर जो आएगा 6000 वोल्ट प्रति मीटर। वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा प्लेटों के बीच 6000 वोल्ट प्रति मीटर। अब प्लेटों के बीच किसी इलेक्ट्रॉन को रख दिया गया है तो इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल क्या कार्य करेगा F बराबर QE से। तो प्लेटों के बीच रखे इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल प्लेटों के मध्य प्लेटों के मध्य रखे इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर Q इंटू ई से। तो यहां से जब हम इसे हल करेंगे तो F बराबर Q का मान कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और 6 गुणन 10⁻3 इतना तो हमारा वैद्युत क्षेत्र। तो F बराबर जो आएगा जाके 16 छक्का 96 9.6 गुणन 10⁻19 में से 3 गए 16 माइनस के न्यूटन। कितना बल कार्य करेगा -16 न्यूटन। अब हमसे आगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि प्लेटों के बीच इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है वृद्धि। इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने पर जो ऊर्जा में वृद्धि होगी वो उस पर किए गए कार्य के बराबर होगी। तो इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य W बराबर क्या होगा Q इंटू डेल्टा बी। तो यहाँ विभवांतर हमें दे ही रखा है तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ लिख देना तीसरे पॉइंट में, ये तीसरा है, ये दूसरा है और ये रहा हमारा पहला। तो क्या कह रहा है इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, दूसरे स्थान तक ले जाने में ऊर्जा में वृद्धि, ऊर्जा में वृद्धि किए गए कार्य के बराबर होगी। तो यहां से हम क्या लगा देंगे W बराबर U बराबर Q इंटू डेल्टा बी, या B लिख देना, हमने यहाँ पर B माना है तो V लिख देना आप लोग। तो W बराबर या U बराबर यहाँ से इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10⁻⁻19 गुणे 120। तो U बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 16 का इसमें गुणा करेंगे तो 16 जीरो की जीरो, या हाँ दशमलव यहाँ खत्म हो जाएगी, 16 दूनी 32 की 2 हासिल 3, 16 एकम 16 और 3 19 और गुणे 10⁻⁻19, या U बराबर जो आएगा 1.92 गुणे 10⁻⁻17 जूल। तो इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कितने जूल ऊर्जा की वृद्धि होगी 1.92 गुणे 10⁻⁻17 जूल ऊर्जा की वृद्धि हो जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा, तो नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारी स्क्रीन पर 36 नंबर, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। तो 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, एक अल्फा कण को 10 लाख वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है। अल्फा कण क्या होता है हमने बता रखा है आप लोगों को पहले चैप्टर में जब पढ़ाया था। जो अल्फा कण होता है वो क्या होता है हीलियम का नाभिक होता है, और नाभिक कैसे होते सदैव धनात्मक होते। तो अल्फा कण कैसा एक धनात्मक कण होता है। तो अल्फा कण पर आवेश कितना बता रखा हमने प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना। तो यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले एक अल्फा कण दे रखा है तो Q अल्फा बराबर हमने बता रखा है 2 गुणे होता है प्रोटॉन के आवेश का। तो यहां से हो जाएगा Q अल्फा बराबर 2 टाइम्स ऑफ QP बराबर कितना होता है 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलम को 10 लाख वोल्ट। B बराबर हमें दे रखा है 10 लाख वोल्ट का मतलब 10⁻7 वोल्ट, 10⁻7 वोल्ट। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो 10⁻6 यहाँ पर माफ करना 10⁻6 वोल्ट।
विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो हमसे पूछा गया है गतिज ऊर्जा यानी कि के बराबर। तो हमने बताया था कार्य ऊर्जा प्रमेय से जो कार्य किया जाएगा वही क्या होगा? गतिज ऊर्जा के बराबर। तो यहाँ पर जो निकालेंगे, पहला पॉइंट हमसे गतिज ऊर्जा पूछी गई और फिर दूसरा क्या पूछा गया है? इसी विभवांतर से यदि प्रोटॉन को त्वरित किया जाए तो QP बराबर हमें यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। उस पर भी हमसे के अल्फा पूछा गया और के पी भी पूछी गई है हमसे। वह कितनी यहाँ पर कर लेना, तो वह कितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा? किस कण की चाल अधिकतम होगी यदि दोनों ब्रह्मावस्था से चलना प्रारंभ करते हैं? तो हमसे चाल पूछा गया है किस कण की अधिकतम होगी यदि दोनों कण ब्रह्मावस्था से चलना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो अल्फा कण की गतिज ऊर्जा लिख देना, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी? के बराबर डब्लू बराबर किससे? डब्लू बराबर क्यू इंटू वी से। तो यहां से के बराबर क्यू अल्फा लिख देना यहाँ। तो क्यू अल्फा कितना है? 3.2 × 10⁻⁻19 गुणे वी का मान हमें दे रखा 10⁻6। जब हम इसे हल करेंगे तो के बराबर हमारा आंसर आ रहा है, सही आ रहा है यहाँ पर 3.2 × 10⁻13 जूल। अल्फा कण की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 3.2 × 10⁻13 जूल। और इसी प्रकार हमसे प्रोटॉन की पूछी गई है, तो इसी प्रकार यहाँ लिख देना, इसी प्रकार प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा, तो प्रोटॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी जाके के पी बराबर, वो भी क्या होगी? डब्ल्यू बराबर क्यू पी इंटू वी से। तो के पी बराबर यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 गुणे वी का मान हमें कितना दे रखा है? वी का मान यहाँ पर हमें दे रखा है 10⁻6। तो जब इसे हल करेंगे तो केपी बराबर क्या आ जाएगी? 1.6 × 10⁻13 जूल। अब हमसे पूछा गया है यदि दोनों कण ब्रह्मावस्था से चलना प्रारंभ करें, यदि दोनों कण ब्रह्मावस्था से चलना प्रारंभ करें तो पूछ रहा है किस कण की गति वो चाल अधिकतम होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग चाल के लिए जो सूत्र होता है गतिज ऊर्जा का 1/2 mv² से हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर चाल अगर निकालना चाहें तो b बराबर क्या आ जाएगा? √2k अपॉन, यहाँ पर जब हम निकालेंगे तो √2k अपॉन स्मॉल m, इन दोनों के ऊपर निर्भर करता है। तो देखो चाल अधिकतम होगी जिसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? ज्यादा होगी, लेकिन इस पर भी तो निर्भर करती है, जो चाल होगी वो 1/√m, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/√m, या चाल जो होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है √m, यानी कण के द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब कौन सा कण भारी होगा? क्योंकि अल्फा कण प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है, तो प्रोटॉन क्या होगा? भारी कण होगा। तो भारी कण अगर होगा तो उसकी चाल क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम? प्रोटॉन की चाल अल्फा कण की तुलना में अधिकतम होगी। तो यहाँ पर कौन अधिक तेज चाल से चलेगा? प्रोटॉन। तो तीसरे पॉइंट में आप लोग आंसर लिख देंगे, प्रोटॉन की चाल अधिक होगी। यहाँ लिख देना तीसरे पॉइंट का जो आंसर है, प्रोटॉन की चाल अधिकतम होगी, अधिकतम होगी। समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट कर लीजिए। चलते हैं फिर आज की क्लास के अंतिम सवाल की तरफ। और कल से फिर आप लोगों को क्या पढ़ाया जाएगा? कल से आप लोगों को संधारित्र तथा परावैद्युत पढ़ाया जाएगा। बहुत ही सुंदर तरीके से आप लोग लगातार ऐसे ही जुड़े रहिए, तो आप लोगों को रोज नए नए कॉन्सेप्ट ऐसे ही हम पढ़ाते रहेंगे। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ। तो अगला लिख रखा है 37 नंबर सवाल में कि प्लस का 5 × 10⁻⁻7 तथा माइनस का 5 × 10⁻⁻7 कूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। जब दो समान परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उनसे क्या बनता है? एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है। और वैद्युत द्विध्रुव, इन दोनों की सहायता से एक वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का निर्माण होता है। तो इस यहाँ पर भी हो रहा है। आगे क्या कह रहा है? इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर
इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, सबसे पहले तो इन दोनों आवेशों को लिख लेते हैं हम यहाँ पर। एक दे रखा है हमें प्लस का 5 गुणे 10 की घात माइनस के 7 कूलाम, और दूसरा दे रखा माइनस का 5 गुणे 10 की घात माइनस के 7 कूलाम। दोनों के बीच की जो दूरी है 1 गुणे 10 की घात माइनस की 2 मीटर या 1 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। इनका मान लेते हैं कोई केंद्र, ये रहा, इनकी अक्ष पर ही क्या पूछा है, बने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहां से और यहां तक की जो दूरी दे रखी है 50 सेंटीमीटर की दूरी दे रखी है। इस पर मान लेते कोई बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है, यानी हमसे B का मान पूछा गया है। तो इसके लिए हमने आप लोगों को सूत्र पढ़ाया था, V बराबर जो सूत्र निकल के आया था 1/4πε0 P/r स्क्वायर। यहाँ पर क्या निकल के आया, P/r स्क्वायर। तो बस उसी से हम लोग लगा देंगे, तो वहां पर आपका आंसर आ जाएगा। तो बस यहाँ पर आप लोग सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पहले निकाल लीजिए आप लोग यहाँ पर। तो स्मॉल p बराबर क्या होता है, कोई एक आवेश q तथा उनके बीच की अल्प दूरी 2l। तो p बराबर q का मान ले लेंगे हम 5 गुणे 10 की घात माइनस के 7 गुणे 2l का मान है 1 गुणे 10 की घात माइनस के 2। तो यहाँ से p बराबर हमें प्राप्त होगा 5 गुणे 10 की घात माइनस के 9 कूलाम इंटू मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना आ गया हमारा, 5 गुणे 10 की घात माइनस के 9 कूलाम इंटू मीटर। अब अक्षीय स्थिति में अक्षीय स्थिति में अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव V बराबर सूत्र हमने पढ़ा रखा है आप लोगों को, आर्टिकल पढ़ाया था 1/4πε0 P/r स्क्वायर C। आप लोग इसी से लगा देना, आप लोगों को आंसर आ जाएगा, स्मॉल p/r स्क्वायर C। बस रख दीजिए मान। तो V बराबर 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे T का मान हमारा निकल के आया 5 गुणे 10 की घात माइनस के 9 बटे स्मॉल r का मान 50 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 50 गुणे 10 की घात माइनस के 2 का होल स्क्वायर। जब हम इसे और आगे हल करेंगे तो यहाँ से देखो ये घातों से ये घातें कैंसिल हो जाएंगी, 9 पना 45 बटे 55 25 हो जाएगा। नीचे इसका वर्ग करेंगे तो 55 25, यहाँ से एक घात कम हो जाएगी, 2 ऊपर जाएंगी तो प्लस की ऊपर चली जाएंगी 2। और यहाँ पर जब हम इसे और काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 55 25 5 नेम 45, 5 से और काटेंगे तो ये यहाँ पर कट जाएगा, 100 काटेंगे तो 20 बार चला जाएगा। तो यहाँ से V बराबर आएगा 9 दूनी 18 180 वोल्ट। हमारा विभवांतर कितना आ जाएगा, 180 वोल्ट। कितना, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान कितना होगा, 180 वोल्ट। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया। अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के लिए हमने आर्टिकल पढ़ाया था, तो वहां हमारा सूत्र निकल के आया था V बराबर 1/4πε0 P/r स्क्वायर। वही सूत्र यहाँ पर लगाएंगे। तो हमें यहाँ पर P का मान दे नहीं रखा, तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, P का ही मान। P क्या होता है, जब दो समान परिमाण के आवेश तथा विपरीत प्रकृति के परस्पर अल्प दूरी पर स्थित होते तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, जिसके कारण एक वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, किन्हीं दो समान परिमाण आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। तो वही हमने निकाला, उसके बाद यहाँ मान रख दिया और ये आंसर आ गया हमारा। यहीं तक की आज की क्लास थी, तो आप लोग नोट कर लीजिए इस सवाल को। बस आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को इस चैप्टर के सवाल लगाने में मजा आया होगा, थ्योरी भी पढ़ने में मजा आया होगा। आप लोग ऐसे ही आनंद के साथ पढ़ते रहिए, लगातार हमसे जुड़े रहिए। और अगर वीडियोज पसंद आ रहे हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो और आप लोग हर एक वीडियो देख पाएं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी क्लास। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।